नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक वही पिछला पुराना पार्ट है जिसका टॉपिक हमारा चल रहा था। वह टॉपिक था व्यापार से साम्राज्य तक, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में किए जा रहे शासन पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद कंपनी ने मीर जाफर और मीर कासिम के रूप में अपने कठपुतली नवाब बंगाल में बैठाए। परंतु जब कठपुतली नवाबों ने प्रजा के सामने अपना सम्मान दिखाया तो 1761 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने मीर कासिम को पराजित कर वापस दोबारा से मीर जाफर को वहां बंगाल का शासक बनाया। मीर जाफर की 1765 में मृत्यु के बाद में कंपनी ने तय कर लिया कि अब कैसे भी कर हमें ही यहाँ का नवाब बनना है और यहाँ की संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में लेनी है। जब मुगल बादशाह फर्रुखशियार के द्वारा कंपनी को दीवान दे दी गई तो कंपनी को अब लगने लग गया कि हाँ, अब भारत में सर्वोच्च सत्ता हमारे हाथ में है और हम अपने दम पर किसी भी राजवंश को झुकाने का जज्बा रखते हैं। तो कंपनी ने अब प्लासी के युद्ध में नवाबों को, बंगाल के नवाब को हराने के बाद में अब अपना अभियान दक्षिण भारत के तहत बढ़ाया और दक्षिण भारत में उसने पहला जो कार्य किया वो मराठों की ताकत को कुचलने का किया। इसकी हम चर्चा करते हैं। मराठों से लड़ाई, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने मराठों की बढ़ती शक्ति को देखकर जब प्लासी के युद्ध में उन्हें नवाब को पराजित कर दिया तो मराठों की ताकत को बढ़ता देखकर कंपनी ने तय कर लिया कि 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में कंपनी ने मराठों की ताकत को कुचलने और मराठों को काबू करने का सोच लिया। क्योंकि मराठों की ताकत जो बढ़ रही थी, उस ताकत से कंपनी की सर्वोच्चता के दावे पर अंकुश लगने वाला था। कंपनी के लिए मराठे बहुत बड़ी शक्ति बन चुके थे। इसलिए पानीपत के तीसरे युद्ध जो हुआ था 1761 में, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित कर कंपनी ने, मराठों का जो सपना था ना कि दिल्ली की राजगद्दी से पूरे देश के शासन का संचालन करना, उस मराठों के सपने को कंपनी ने 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित कर उस सपने को तोड़ दिया था। अब मराठा शासन को अनेकों राज्यों में बांट दिया गया। सभी राज्यों पर अलग अलग राजवंशों का अधिकार हो चुका था। उन राजवंशों में सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे और भोसले राजवंश थे। ये जो भी मराठा राजवंश थे, यह सब एक सर्वोच्च मंत्री जिसे पेशवा कहा जाता था, उसके राजमंडल के सदस्य माने गए थे। मतलब अब इनके पास में वो ताकत नहीं थी जो ताकत पहले होनी चाहिए थी। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 1817-1819 में जो तृतीय युद्ध अंग्रेजों और मराठों के मध्य लड़ा गया, उस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को पूरी तरह से कुचल दिया था। अब मराठों की शक्ति तहस नहस हो चुकी थी और जो वहां का उनका जो मेन पेशवा था, उस पेशवा को पुणे से हटाकर अब कानपुर के पास बिट्ठूर नामक स्थान है, वहां पर पेंशन के लिए वहां पर भेज दिया गया। मतलब अब जो पेशवा था, उस पेशवा को पेंशन दी जाएगी और वो पुणे से हटाकर अब कानपुर में बिट्ठूर नामक स्थान है, वहां पर रहेगा। मराठा को पराजित करने के बाद में कंपनी के लिए एक नया युग आया। नए युग के अंतर्गत लॉर्ड हेस्टिंग, जो लॉर्ड हेस्टिंग था, उसने कंपनी के लिए एक नई नीति अपनाई और उस नीति के तहत सर्वोच्चता का दावा उसने ठोक दिया। उसका मानना था कि कंपनी इस क्षेत्र में सर्वोच्चता रखती है, इसलिए वह भारतीय राज्य से ऊपर है और भारतीय रियासतों को वो अधिग्रहण करने और अधिग्रहण अपने क्षेत्र में अधिग्रहण करने को जरूरी मानती थी। वो ये मानती थी कि इन क्षेत्रों को हम अधिग्रहण कर सकते हैं। इसी नीति के तहत जब कंपनी ने अपना अभियान आगे बढ़ाया तो कंपनी के नीतियों में भी यह इस प्रकार की प्रक्रिया दिखने लग गई कि कंपनी की सोच थी, वह सोच अब उसकी नीतियों में आ गई। कंपनी ने आसपास की रियासतों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ाया। सबसे पहले उसने जब अभियान को आगे बढ़ाया तो अभियान के तहत कित्तूर की रियासत को जब अपने कब्जे में लिया, कि क्या होता है, कंपनी ने कोई लगता था कि
कंपनी यहाँ सर्वोच्च है, अब वो जो करेगी वो सही हो जाएगी। परंतु जब उसने अपने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कित्तूर की रियासत पर अधिकार किया तो कंपनी का यह दावा एक तरह से बेरोक टोक के समाप्त होता नजर आने लग गया, क्योंकि जब उसने कित्तूर पर आक्रमण किया तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने, कित्तूर की रानी कौन थी? चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी। उसने कंपनी के इस दावे के खिलाफ हथियार उठा लिए। 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर कंपनी का सर्वोच्च दावा था कि हम सर्वोच्च है, उस दावे को कित्तूर की जो रानी थी उसने उस दावे को खारिज करते हुए कंपनी के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। अब कंपनी को जब कित्तूर को क्षेत्र में मिला लिया तो उसके बाद में कंपनी को 1830 में एक नया भय पैदा हो गया। उस भय के तहत उसे रूस की बढ़ती हुई ताकत, साम्राज्यवादी नीति पे भय पैदा हो गया, क्योंकि उस समय रूस जो है उत्तर पश्चिमी इलाकों में, एशिया के उत्तर पश्चिमी इलाकों में अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण अपने पांव पसार रहा था। कंपनी को यह भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो रूस उत्तर पश्चिम होते हुए भारत तक आ पहुंचे। तो अब कंपनी ने अपना सारा ध्यान भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों को जीतने पर लगा दिया कि उत्तर पश्चिम के इलाके में जीते। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत कंपनी ने 1838-39 में अफगानिस्तान को अपने कब्जे में किया, जबकि 1849 में उसने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। तो 1838-39 में उसने अफगानिस्तान को जीता, और 1849 में उसने पंजाब को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो इस प्रकार से ऐसी प्रक्रिया अपनाकर कंपनी ने अब अपने सर्वोच्चता का दावा ठोक दिया था। इसके बाद में जब उत्तर पश्चिम के इलाकों को कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया तो अब आता है एक नया युग, जिस युग के अंतर्गत कंपनी ने भारतीय रियासतों को हड़पने का एक नए प्रकार का तरीका अपनाया था। वह तरीका अपनाया गया गवर्नर जनरल डलहौजी के समय में। तो देखिए, विलय नीति के तहत यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। यह प्रक्रिया 1848 से 1856 के अंतर्गत अपनाई गई, जब अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने भारत की शासन सत्ता को अपने हाथ में लिया था। उसने सबसे पहले भारतीय रियासतों पर कब्जा करने के लिए एक प्रकार की विलय नीति अपनाई। इस विलय नीति के तहत यह तर्क दिया गया कि जिस भी शासक के पुरुष वारिस नहीं है उस रियासत को अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर उन रियासतों को अब अंग्रेज क्षेत्र के अधीन माना जाएगा। ऐसी रियासतों के अंतर्गत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर व झांसी थी, जिन्हें कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में वारिस नहीं होने पर अपने क्षेत्र में मिला लिया। यह एक प्रकार की प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया को गोद निषेध प्रथा भी कहा गया था। इस प्रथा का बहुत विरोध हुआ था। इसका विरोध करने में रानी झांसी ने भी इसका बहुत विरोध किया था। अब देखिए, प्रक्रिया ऐसी थी, अगर मान लीजिए किसी शासक के कोई संतान नहीं है, अब उस शासक को संतान नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो अपने किसी चहेते का पुत्र गोद ले लिया करता था और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया करता था। अब डलहौजी ने नीति अपनाई कि अगर गोद लेते रहेंगे तो फिर ये रियासतें हमारे अंडर में कैसे आएगी। तो रियासतों को हड़पने के लिए उसने एक नई प्रक्रिया अपनाई, जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इस विलय नीति के तहत उसने घोषणा करवा दी कि जिस भी राजवंश के अब कोई पुरुष वारिस नहीं है, उस रियासत को अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाए। मतलब वह रियासतें अब बिना वारिस के होते हुए अंग्रेज सरकार, उसका अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो उसकी शासन व्यवस्था को चलाएगी। इसके अंतर्गत उसने बहुत सी रियासतों को अपने अंडर में ले लिया था। समय आगे बढ़ता गया। कंपनी के इस सर्वोच्चता के दावों को जो डलहौजी ने विलय नीति अपनाई थी, इस विलय नीति की अगली प्रक्रिया उसने अवध पर अपनाई। अवध को उसने अपने अंडर में लिया और 1856 के अंतर्गत जब अवध को उसने अपने अंडर में लिया ना, तो कंपनी जो थी उस कंपनी ने यह दावा किया कि अवध के नवाब से अवध की जनता की रक्षा करने के लिए कंपनी कर्तव्यबद्ध बधी हुई है, इसलिए वह अवध को
कब्जा करने, अपने अंडर में लेने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए मजबूर है। इस प्रकार का उसने तर्क दिया जो कोई तर्क विशेष नहीं था, जनता जानती थी। जनता के ने जब अपने अवध के नवाब को पद से हटाया गया, अवध के नवाब को सिंहासन से हटाकर दूर किया गया, तो जनता को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अवध का जो नवाब था वो जनता के नज़रों में उनका प्रिय नवाब था। अब जब जनता के नवाब को, प्रिय नवाब को कंपनी ने ताकत के दम पर विलय नीति के तहत हटा दिया, तो अब जनता ने तय कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जवाब देना बहुत जरूरी है। 1856 में यह प्रक्रिया अपनाई गई थी और इस प्रक्रिया के जवाब में 1857 में जब हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया, उस संग्राम में अवध की जनता ने भी हथियार उठाकर उस आंदोलन में सहयोग किया था। मतलब वो सहयोग जो किया गया था, वह जो हथियार उठाए गए थे, वह लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, गो निषेध प्रथा के खिलाफ थे। जो कि विलय नीति के बाद में जब अंग्रेजों की लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के विरोध शुरू हो गए, तो कंपनी ने अब अपने एक नए शासन की स्थापना की बागडोर संभाली। इसी स्थापना के अंतर्गत उसने भारत में कुछ नया करने की एक अभियान चलाया था। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स उन महत्वपूर्ण लोगों में से शुमार था। देखिए, नए शासन की स्थापना शुरुआत की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, वॉरेन हेस्टिंग्स उन लोगों में शुमार था जिसने कंपनी के शासन विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी उसने कंपनी के क्षेत्र को विस्तार देने के लिए कई क्षेत्र को जीता था। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन काल में कंपनी ने बंगाल, बम्बई और मद्रास को अपने क्षेत्र में समाहित कर लिया था। उस समय जो ब्रिटिश इलाके थे वो कई प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे। उन प्रशासनिक इकाइयों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी। ये होते थे ब्रिटिश इलाके। क्या होते थे? ब्रिटिश इलाकों को उस समय प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अब प्रेसिडेंसी में उस समय 3 रियासतें थी। जो 3 क्षेत्र थे वो थे बम्बई, मद्रास और बंगाल। अब देखिए, जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसने बहुत से प्रशासनिक सुधार किए थे। उन क्षेत्रों में न्याय के क्षेत्र में इसने बहुत सुधार किए। न्याय के क्षेत्र के अंतर्गत उसने 1771-72 के अंतर्गत एक नई प्रकार की प्रणाली अपनाई। उस नई प्रकार की प्रणाली में हर जिले में उसने 2 प्रकार की अदालतें बनाई। हर जिले के अंतर्गत 2 प्रकार की अदालतें बनाई गई थी। एक बनाई गई फौजदारी और दूसरी बनाई गई दीवानी। 2 प्रकार के न्यायालय बन गए हर जिले में, एक फौजदारी और एक हो गया दीवानी। अब दीवानी जो न्यायालय था उसका जो प्रमुख होता था वो यूरोपीय अधिकारी होता था, जिसे कलेक्टर कहा गया। मतलब दीवानी न्यायालय के अंतर्गत जो न्यायाधीश की पदवी निभाएगा, न्याय करेगा, वो एक यूरोपीय अधिकारी था जिसे कलेक्टर का नाम दिया गया। अब इस कलेक्टर की सहायता के लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करने के लिए दीवानी न्यायालय में उनकी सहायता करने के लिए, भारतीय कानून व्याख्या करने के लिए मौलवी और पंडित होते थे। जबकि फौजदारी जो न्यायालय था, इसकी व्यवस्था आज भी काजी और मुफ्ती के, जो मुस्लिम विद्वान होते थे, जो कानून के ज्ञाता होते थे, काजी और मुफ्ती के अंडर में थी। परंतु फौजदारी न्यायालय में जो निर्णय करते थे ना, उन निर्णयों पर कलेक्टर के द्वारा निगरानी रखी जाती थी। इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि हाँ, न्याय पूरी तरह से उचित हो। अब भारतीय न्याय परंपरा को समरूपता लाने के लिए, 1775 के अंतर्गत एक 11 पंडितों की समिति बनाई गई, जो हिंदू कानूनों के अंतर्गत भारतीय कानूनों को समरूपता लाएगी। जबकि मुस्लिम कानून समरूपता लाने के लिए 1778 में एक कमेटी बनाई गई थी, जो मुस्लिम कानून में समरूपता लाने के लिए बनाई गई थी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई कि न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए भारतीय कानून के अंतर्गत
भारतीय पंडितों, हिंदू पंडितों और मुस्लिम जो मौलवी होते थे उनकी सहायता लेकर न्याय प्रणाली में सुधार करने की शुरुआत की गई। इस प्रकार न्याय प्रणाली को सुधार किया जाने लगा। अब भारतीय जिला होता था, उन जिलों में सबसे जो बड़ा अधिकारी होता था वह जो ओहदा होता, जो पद होता था वह कलेक्टर का होता था, और कलेक्टर की जिम्मेदारी होती थी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले संपूर्ण जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। उसके बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कंपनी ने फौज तैयार की। कंपनी की फौज कौन थी? देखिए, सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो अपने साथ में बहुत से विचारों को लेकर आई थी। नए नए विचार आए थे कि हाँ किस प्रकार से हम व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे, किस प्रकार से यहाँ की शासन व्यवस्था को हम चलाएंगे। परंतु सब जानते हैं कि कंपनी की असली जो ताकत थी वो व्यापारी नहीं थे, कंपनी की असली ताकत उसके सैनिक थे। उनको आने के पहले यहाँ पर मुगल सैनिक थे, उन मुगल सैनिकों में पुरानी परंपराओं के आधार पर सैनिक बटे हुए थे। उनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो थी घुड़सवारों की थी, घुड़सवारों के बाद में पैदल सेना की थी, और उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी आदि सिखाए जाते थे, क्योंकि मुगल थी पुरानी परंपराओं के आधार पर युद्ध लड़ रहे थे। परंतु जैसे जैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर रियासतों पर अधिकार किया तो आधुनिक तकनीक के बदलाव के साथ साथ उन्होंने अपनी सेना में घुड़सवारों की सेना कम कर दी और पैदल सैनिकों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, और उन्हें यूरोपीय तकनीक के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाने लगा, जिससे अब कंपनी की फौज तैयार होती चली जा रही थी, जो आधुनिक मांग के आधार पर तैयार की गई थी। अब इस पूरे पाठ के निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष की हम चर्चा करते हैं तो निष्कर्ष में यही निकलता है कि कंपनी ने निष्कर्ष में यही निकलता है कि कंपनी ने अपने क्षेत्र में विस्तार करने के लिए जो नीति अपनाई थी उन नीतियों में वो सफल हो चुकी थी, और उन नीतियों की सफलता के आधार पर लगभग ऐसा समय आ चुका था जब कंपनी ने भारत के अधिकतर क्षेत्र पर अपनी सत्ता काबिज कर ली थी, और वह भारतीय उपमहाद्वीप में अपने आप को सफल साबित कर चुकी थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सर्वोच्चता का दावा पेश किया था, उस दावे परिणाम स्वरूप वह सफल हो चुकी थी। परंतु यह बात अलग थी कि उसका विरोध भारतीय लोगों ने अंदर ही अंदर चालू रखा, शुरू कर दिया, जिसके कारण से 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ समस्या हो तो कमेंट्स करिए।